नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सोचते होंगे कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ बांग्लादेशी आ सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर से पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, बल्कि आ रहे हैं। कैसे? आज हम इसका सबूत आपको दें। पाकिस्तानी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं। किन किन रास्तों से बॉर्डर पर जाना है, किस किस वक्त बीएसएफ वाले बॉर्डर पर नहीं होते, सब कुछ पाकिस्तानी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तानी हर भारतीय राज्य के बॉर्डर पर जा रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। जो बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके भारत आते जाते थे, उनसे सीक्रेट रूट समझ रहे हैं। हम आपको अब जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, उसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ऑपरेशन बॉर्डर, देखिए। मेरे भाई अभी मैं इंडिया में घुसने लगा हूँ विदाउट वीज़ा। ये लें जी, बगैर वीज़ा के मैं इंडिया में घुस चुका हूँ। ये देखें, इंडिया की यहाँ पे बुर्जी लगी हुई है 1230। विदाउट वीज़ा मेरे भाई इंडिया में मैं आ चुका हूँ इस टाइम। तो आज मैं जनाब बांग्लादेश से बिना वीजा, बिना परमिशन, इलीगल तौर से हिंदुस्तान में घुसने वाला ये पाकिस्तानी है। साहब, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। बांग्लादेश से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला ये भी पाकिस्तानी है। ये भी अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहा है। अभी मैं ऑफिशियली इंडिया के अंदर जा रहा हूँ विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। भाई साहब बात सुनो, आजो कभी के पाकिस्तान में आजो, तुम्हें चाय पिलाएं। मैंने बोला यार भाई साहब एक सेल्फी लेने दो क्या? भाई इसको बता के देखते हैं कि मैं पाकिस्तान से, और फिर देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा। बांग्लादेश से बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के भारत में घुसने वाला ये भी पाकिस्तानी है। ये तीनों शख्स पाकिस्तानी हैं। ये तीनों बांग्लादेश टूरिस्ट वीजा पर आए थे। ये तीनों बांग्लादेश में घूमने के नाम से आए थे और कैमरा लेकर बांग्लादेश से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तानी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना परमिशन चुपचाप बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। इसका एक एक सबूत दिखाएंगे। कैसे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ, क्यों बांग्लादेश बॉर्डर को सील करना जरूरी है, ये ऑपरेशन बॉर्डर में देखिए। अभी आपने जिन पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से इलीगल तौर से हिंदुस्तान में घुसते देखा, इन तीनों वीडियो में एक और बात गौर करने वाली है। जो पहला पाकिस्तानी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था, वो पहाड़ी इलाका था। बांग्लादेश के पहाड़ी रास्ते से हिंदुस्तान में घुसा। दूसरा पाकिस्तानी गांव के बीच बनी नहर को पार करके भारत आया। तीसरा पाकिस्तानी बॉर्डर के पास बांग्लादेशी कस्बे के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। यानी बांग्लादेश से तीनों पाकिस्तानी अलग अलग रास्ते से हिंदुस्तान में आए। बांग्लादेश से किस रास्ते से कैसे छिपकर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसका वीडियो प्रूफ पाकिस्तान को दिया। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश से हिंदुस्तान में अवैध रूप से दाखिल होने वाले पहले पाकिस्तानी शख्स की। इसका नाम मोहम्मद अदनान है। पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला है। प्रोफाइल में लिखा हुआ है दुनिया घूमना है और दुनिया को दिखाना शौक है। मोहम्मद अदनान टिकटॉक, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो पोस्ट करता है। सिर्फ यूट्यूब में अदनान के करीब 6 लाख फॉलोअर्स हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस गद्दी पर बैठा, उसने पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करवा दी थी। पाकिस्तानियों को वीजा देना शुरू कर दिया था। अब वो सब क्यों हो रहा था, उसकी वजह और सबूत दोनों सामने हैं। मोहम्मद अदनान बांग्लादेश में टूरिस्ट बनकर गया और ढाका से सीधे सुमनगंज पहुंचा, जो मेघालय बॉर्डर पर है। हिंदुस्तान के मेघालय बॉर्डर पर पहुंचकर अदनान ने वो किया जिसके लिए उसको जेल हो सकती थी। ये भाई यहाँ पे लिखा हुआ, ये आखिरी पॉइंट है बांग्लादेश का। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बुर्जी लगी हुई है इंडिया की। तो मेरे भाई अभी मैं इंडिया में घुसने लगा हूँ विदाउट वीज़ा। ये लें जी, बगैर वीज़ा के मैं इंडिया में घुस चुका हूँ। ये देखें, इंडिया की यहाँ पे बुर्जी लगी हुई है 1230। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विदाउट वीज़ा मेरे भाई इंडिया में मैं आ चुका हूँ इस टाइम। इस तरफ ये बांग्लादेश की है और ये है जी इंडिया का ट्रैक्टर मेरे भाई सेवराज। ठीक है, ये चेक करें जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे भाई इंडिया में गया था बगैर वीज़ा के, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं मुझे वहाँ पे जो उनकी BS है वो पकड़ ही ना ले, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं थे तो मैं अंदर चला गया। ये मेरी गलती है, बहरहाल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो भाई साहब जासम भाई मुझे ज़बरदस्ती ले गया, जो मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेरी मिस्टेक है। अब बात करते हैं दूसरे पाकिस्तानी की, जो नहर पार करके भारत में घुसा, जिसका नाम याहिया खान है। याहिया खान खुद को ट्रैवलर और ब्लॉगर बताता है। याहिया के करीब 3 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ YouTube पर है। अपनी प्रोफाइल में याहिया खान ने लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स लिख रखा है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए याहिया खान को पाकिस्तानी सरकार सम्मानित करती है। पाकिस्तान में सरकार उसका सम्मान करती है जो सेना के काम आता है। और याहिया क्या काम करता है वो भी देख लीजिए। याहिया जून 2025 में बांग्लादेश जाता है। ढाका से 200 किलोमीटर दूर श्रीमंगल पहुंचता है, जो भारत के राज्य त्रिपुरा के बॉर्डर पार है। यहां पर जाकर याहिया बांग्लादेश से त्रिपुरा में कैसे घुसा जा सकता है, ये वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तानियों को समझाता है। आप मेरे पीछे खूबसूरत लेक देख सकते हैं। इसका नाम क्या है भाई साहब? मादापुल लेक इसका नाम है। और अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं, मतलब 3 बज गए हैं। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ इंडिया बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिला है और ये पाकिस्तान से कुछ कहना चाहता है। जी ब्रदर, क्या कहना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पे सवाई मुबारक सलाम है। इसलिए इमरान खान बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं, तो हम लोग इमरान खान में सपोर्ट करना है। मेरे तो ये नहीं तो इमरान खान के लिए मैं जान देता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं इमरान खान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बांग्लादेशी भाई है, मकबूलियत मुलाहिजा कीजिए भाई साहब। भाई साहब इंडिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और मैं अभी पिछले 30 मिनट से चल रहा हूँ, लेकिन ये 8 किलोमीटर मुकम्मल नहीं होते। उसकी वजह ये नज़ारे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं। अभी इंडिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है और मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है। मुसलसल ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर किसी ने मुझे पकड़ लिया कि भाई साहब पाकिस्तानी हो, इंडिया के बॉर्डर पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ 4-5 किस्म के कैमरे हैं, ड्रोन समेत, जो होगा देखा जाएगा। भाई साहब ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। तो जनाबी वाला मैं बॉर्डर पहुंच गया हूं और ये इस बॉर्डर पर आखिरी गांव है। और ये जो भाई साहब है इसका नाम है निर्मल भाई। निर्मल भाई थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, लोग आपको देख रहे हैं। और ये इस भाई साहब का घर है, खूबसूरत घर है, नेचुरल ब्यूटी से भरपूर किस्म का घर है। और इस गांव का नाम है दुलाई। और इससे पहले कि मेरी यहाँ पर दुलाई शुरू हो जाए तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। याहिया खान 4 कैमरे लेकर, ड्रोन कैमरा लेकर बांग्लादेश में भारत के त्रिपुरा में घुसा, वीडियो बनाया और वापस चला गया। अगर याहिया खान पकड़ा जाता तो अब तक हिंदुस्तान की जेल में होता। अब तीसरे पाकिस्तानी की बात, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ का नया रूट ढूंढने गया था। इसका नाम है शब्बीर अहमद। यह पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। पिछले 4 साल से शब्बीर ब्लॉगर का काम कर रहा है। 3 साल पहले शब्बीर को जब अवैध रूप से वीडियो बनाने के लिए अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया तो शब्बीर को छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी सेना आगे आई थी। 2025 में जैसे ही बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को वीजा देना शुरू किया, वैसे ही शब्बीर अहमद को पाकिस्तान ने बांग्लादेश भेज दिया। शब्बीर ढाका से 300 किलोमीटर दूर जाफलोंग जाता है। जाफलोंग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर है। इसको 0 पॉइंट भी कहते हैं। जाफलोंग के दूसरी तरफ मेघालय है। जाफलोंग पहुंचकर शब्बीर अपने काम में लग जाता है। भाई अभी मैं ऑफिशियली इंडिया के अंदर जा रहा हूँ विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। इंडिया में पाँव रख के मैं वापस आऊँगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी हम कैसे जाते हैं। ये बहुत सिक्योरी है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क लाइफ में पहली दफ़ा बगैर वीज़े और पासपोर्ट के ले रहा हूँ। भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास में ये सारी
इंडिया है भाई। ये सामने जितने भी आप लोग देख रहे हैं सारे इंडियंस हैं, इंडिया से आए हुए, ठीक है। और उस तरफ अगर आप देखें तो वो सामने इंडिया का फ्लैग रहा, और यहाँ पे ये सामने बीएसएफ वाले खड़े हैं, और मैं इस टाइम टॉप ऑफ द बॉर्डर पे आ चुका हूँ भाई। ये सारे लोग आपको यहाँ पे इंडिया से मिल रहे हैं भाई। अभी मैं मज़ीद और पास जाता हूँ भाई, मैं आपको मज़ीद पास जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग मज़ीद पास आ चुके हैं। ये इस टाइम ये पॉइंट है भाई, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइम ये पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और वो सामने इंडिया का आपको फ्लैग मिल जाएगा। ये भी इंडिया का फ्लैग रहा भाई। यहाँ पे मैं ऑफिशियली आके खड़ा हूँ भाई। बॉर्डर के इतना करीब जाना और बीएसएफ वालों से बात करना, ये भी एक पहली दफ़ा किसी कंटेंट क्रिएटर ने इस तरह किया, बगैर वीज़े और पासपोर्ट के वो इंडिया में इस तरह गया है, इंडिया के बिल्कुल पास गया है। और मैं यहाँ पे उस साइड पे गया हूँ। आप यूँ समझ लें तकरीबन मैंने इंडिया बॉर्डर के अंदर जो है वो रसाई हासिल की है। भाई साहब बात सुनो, आ जाओ कभी के पाकिस्तान में, आ जाओ तुम्हें चाय पिलाएं, आ जाओ। आप देख सकते हैं और भाई साहब भी यहाँ पे आए। भाई हिंदी जानता है? नहीं जानता? बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती? तुम गेस करो मैं कहाँ का हूँ, मैं किधर से हूँ? नहीं, पाकिस्तान। ओह यस। और इंडिया के इतने पास खड़े हम लोग यहाँ पे, उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर पता चलेगा तो बोलेगा पीछे जाओ। भाई इसको बता के देखते हैं कि मैं पाकिस्तान से, और फिर देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है। भाई साहब उधर आके तस्वीर बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कह रहा नहीं तुम आगे नहीं आ सकता है। यार हम तो स्पेशल इतना सफर करके इधर आए हैं यार, आप अपने साथ एक पिक्चर बनाने दो। आप हिंदी जानता है? हिंदी 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 जानता है? आप गेस करो मैं कहाँ से हूँ? मैं इंडिया का लगता हूँ आपको? मैं इंडिया से नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाई मैं जा रहा हूँ। वो देखो भाई मुझे भगा रहा है यहाँ से। ये देखो भाई वो गुस्सा कर रहा है, बीएसएफ वाला बोल रहा है। तो भाई मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का बोलूंगा ना यार। शब्बीर अहमद पहले चुपचाप भारत में घुसता है, फिर वापस आकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिखाता है। शब्बीर अहमद को एक और टास्क मिला था, बांग्लादेश में एंटी इंडियन सोच वाले यूथ को तलाशना। पाकिस्तान से हो? हाँ पाकिस्तान से हो यार। मुलाकात हो भाई। थैंक यू। पाकिस्तान बंगाली भाई भाई। थैंक यू यार। ये देखो यार, ये प्यार होता है। क्या कहूँ, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, वो हमारे साथ भी हो रहा है। नहीं वो हमारा भी दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान की नहीं है भाई। थैंक यू यार। भाई का पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू। भाई बहुत जज्बाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू ब्रो। ये पाकिस्तान की तरफ आग फट के तक या होना तो आग उगाड़ देंगे यार। जज्बाती बहुत ज्यादा हो गया भाई। कूल डाउन ब्रो, कूल डाउन, रिलैक्स। ठंडा पानी लो, ठंडा पानी लो भाई के लिए। यहाँ पे घूमने के लिए आया भाई। ये वो वीडियो है जो शब्बीर अहमद ने पोस्ट किया, जो वीडियो पाकिस्तानी सेना को भेजे गए होंगे। उसमें क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बात गौर करने वाली है, तीनों पाकिस्तानी इंडिया बांग्लादेश के अलग अलग बॉर्डर पर जाते हैं। मोहम्मद अदनान सुमनगंज बॉर्डर के पास जाता है जो मेघालय में, याह्या खान श्रीमंगल बॉर्डर पर जाता है जो त्रिपुरा में है, और शब्बीर अहमद जाफलोंग बॉर्डर पर जाता है जो मेघालय में है। यानी 3 पाकिस्तानी 3 अलग अलग बॉर्डर पर। अगर पाकिस्तानियों के भारत में घुसने का वीडियो नहीं होता, सबूत नहीं मिलता, तो इस बार यकीन करना मुश्किल होता कि पाकिस्तानी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता, बल्कि ये रावलपिंडी वाला प्रयोग है जिसको बांग्लादेश बॉर्डर पर आजमाया जा रहा है। 14 साल तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बेहद खराब थे। डायरेक्ट फ्लाइट बंद थी। पाकिस्तानी सेना के अफसरों के बांग्लादेश आने पर पाबंदी थी। पाकिस्तानियों को वीजा बहुत मुश्किल से मिलता था। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूरी कहानी बदल गई। अब पाकिस्तानी बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। पाकिस्तानी ब्लॉगर बनकर बांग्लादेश पहुंचने लगे। कैमरे हाथों में लेकर बॉर्डर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जो पाकिस्तानी बांग्लादेश जा रहे हैं वो हर उस रास्ते को तलाश रहे हैं जहां से बिना पकड़ में आए भारत में घुस सके।
और इसमें उनकी मदद पाकिस्तानी सोच वाले बांग्लादेशी भी कर रहे हैं। कहाँ से आई है जी? इंडिया से, वो बॉर्डर से नीचे छुप के आ गई है। हाँ, ये जो अब सामने और देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये वाले, ये इंडिया से आई है। भाई सब कह रहे हैं अबे यहाँ से ये सामान खरीदेगी और सामान खरीद के दूसरी साइड पे ले जाएगी। इसको पकड़ा नहीं उधर फौजियों ने, छुप के आ गई है। ये देखिए मेरे भाई, ऐसे लोग इधर उधर चले जाते हैं और उधर वाले इधर आ जाते हैं। जैसे ही मोहम्मद शब्बीर को पता चला बांग्लादेश से एक सीक्रेट रास्ता भारत पार जाता है, तो शब्बीर सीधे उसकी तलाश में निकल गया, बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच गया। तो मेरे भाई इस वक्त मैं जाफलंग में मौजूद हूँ। अगर आप इसको गूगल मैप के ऊपर चेक करते हैं तो बिल्कुल साथ में इंडिया है, ठीक है। उनका विलेज डोकी है और ये जाफलंग है, छोटा सा टाउन है। तो मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर जाकर दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्या होता है और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर कैसी लाइफ है लोगों की। ये इंडिया में है और मैं इस बांग्लादेश में हूँ, ठीक है। और आगे जाते हैं, वहाँ पे दरिया है जो कि इंडिया के पहाड़ों से निकल के आ रहा है। ये सामने बिल्कुल इंडिया है जी मेरे नज़दीक, और मुझे डर है कि मैं गलती से इंडिया के अंदर ही ना मेरे भाई चला जाऊँ। अगर चला गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वहीं पकड़ लेंगे। हाँ भी पाकिस्तानी हो, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर का पता नहीं चल रहा। यहाँ पे क्या रेट शेड है चीज़ों का? इंडिया की कौन सी चीज़ है इधर? सब कुछ इंडिया का है। तो आप बॉर्डर वीज़ा के बगैर जाते हैं उधर इंडिया में? बगैर वीज़ा के? वीजा नहीं लगता, आप ऐसे ही चले जाते हैं, सामान लेके फिर ले आते हैं, है ना? नहीं, आप उधर बगैर वीज़ा के चले जाते हैं इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए? नहीं है। फिर आप घूम के फिर इधर वापस आ जाते बांग्लादेश में। तो यहाँ पे लिखा है ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ाए जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है। और मैं आपको यहाँ से बॉर्डर दिखाने लगा हूँ इंडिया और बांग्लादेश का। ये मेरे भाई बॉर्डर देखें, यहाँ पे ये है बॉर्डर। ये सामने आप देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं, इसका उस तरफ इंडिया और इस तरफ बांग्लादेश है। और ये पूरी मार्केट बांग्लादेश में है। देखिए कितना करीब से मैं इंडिया को देख रहा हूँ। सामने जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये इंडिया में हैं। सोचिए, ये वो पाकिस्तानी है जिन्होंने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के रेकी वाले वीडियो खुद बनाए हैं, भारत में चुपचाप घुसने का रास्ता दिखाया है। एक बात गौर करने वाली है, इन तीनों पाकिस्तानियों की मदद बॉर्डर पर लोकल बांग्लादेशियों ने की। ऐसा पहले नहीं होता था। ढाका के बाहर जाने से पाकिस्तानियों को डर लगता था, लेकिन अब उनकी पहुंच बॉर्डर तक हो चुकी है। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब है जमात। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार हट चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन इसके साथ बॉर्डर पर नया चैलेंज खड़ा हो गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जमाते इस्लामी ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप है। जो बॉर्डर एरिया में हरा रंग है, ये बांग्लादेश की सबसे कट्टर पार्टी जमाते इस्लामी है, जिस पर बांग्लादेश में बैन लगा था। लेकिन जैसे सत्ता बदली, जमाती बॉर्डर तक आ पहुंचे। बंगाल फेंसिंग में इस बार बॉर्डर एरिया में जमात ने 17 संसदीय सीटें जीती। जमाते इस्लामी बांग्लादेशी पाकिस्तान की जमात की सिस्टर विंग है। जो पाकिस्तान की सोच है वही बांग्लादेश के जमात की सोच होती है। जमात के बॉर्डर पर आने का मतलब है घुस। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पैट की वारदात बढ़ना, पाकिस्तानियों की बॉर्डर में एंट्री होना, और यह काम शुरू भी हो चुका है। पाकिस्तानी न सिर्फ बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, बल्कि बॉर्डर क्रॉस भी करने लगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर आर्मी तैनात है, एलओसी पर कमांडो तैनात रहते हैं। एलओसी पार करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की नजर अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर है, जो 4000 किलोमीटर लंबा है, जहां पर भारतीय सेना भी तैनात नहीं है, न ही पाकिस्तान बॉर्डर जैसी सख्ती है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के 5 राज्यों से लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हर एक राज्य की अलग जियोग्राफी है।
कहीं पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर नदियों का चक्रव्यूह है, कहीं पर जंगलों के बीच से बॉर्डर निकल रहा है। ऐसे में हर एक जगह बीएसएफ तैनात नहीं रह सकती, जिसका फायदा पाकिस्तानी उठाने की फिराक में है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 79% सीमा की बाड़बंदी हो चुकी है। 174 किलोमीटर में नॉर्मल फेंसिंग संभव नहीं है। 690 किलोमीटर में बाड़ लगाना बाकी है, जिसमें बंगाल में 600 किलोमीटर इलाका बाकी है। अगर बॉर्डर बंद नहीं करोगे तो पाकिस्तानी अंदर आ जाएंगे, जिसका सबूत भी मिल गया है। पाकिस्तान की बॉर्डर साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। बॉर्डर बंद करने का काम शुरू हो गया है। दीवार खड़े करने के लिए नपाई शुरू हो गई है। जिन जिन रास्तों से पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा, वहां वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आसिम मुनीर का सपना बांग्लादेश के रास्ते कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ईरान से ट्रंप की डील करीब करीब फाइनल हो गई है। एटम बम पर भी बात बन गई है। हॉर्मूज का रास्ता भी क्लियर होना शुरू हो गया है। तेहरान के रियल एस्टेट में ट्रंप 300 अरब डॉलर लगाने वाले हैं। एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरा युद्ध धधकने लगता है। रोमानिया में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। रोमानिया वो देश है जो नेटो में आता है। पुतिन ने 32 देशों से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। क्या रोमानिया का मैदान एक महायुद्ध का नया ट्रिगर पॉइंट बनेगा? ईरान अमेरिका के बीच फायर कब रुकेगा? साठ दिन की जुगाड़ डील से क्या तबाही रुक जाएगी? ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 4 जहाजों पर हमले क्यों किए? क्या 300 करोड़ डॉलर डील को सील करा देंगे? मोदी, जिनपिंग, पुतिन, पूरी दुनिया को खाड़ी से बड़ी खबर आने का इंतजार है। बैकडोर से सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और मुस्तफा जिद छोड़ दें, दोनों पीस डील पर साइन कर दें। मगर जब जब लगता है कि अच्छी खबर आने वाली है, तभी अचानक फायर शुरू हो जाता है। 48 घंटे में कई बार लगा, अब डील पक्की हो गई। तभी अमेरिका ने बंदर अब्बास में बमबारी कर दी। ईरान के पोर्ट सिटी में मिसाइल लॉन्चर जला दिया। जब लगा हॉर्मुज स्ट्रेट का समंदर शांत है, तभी ईरान ने अमेरिका के एक शिप को उड़ा दिया। 3 और जहाजों पर IRGC ने फायरिंग कर दी। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। अमेरिका ने साउथ ईरान में बमबारी कर दी। 14 पॉइंट की डील में 3 पॉइंट सबसे अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला, सबके लिए फ्री। 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम का हैंडओवर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ताला। अगर 24 घंटे में ट्रंप ने कोई बड़बोला बयान नहीं दिया तो डील का सबसे मुश्किल पॉइंट हल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहली बार इनरिच यूरेनियम थर्ड पार्टी को सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरान ने 440 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम चीन को सौंपने पर
हामी भर दी है। बस शर्त इतनी है कि इसे अमेरिका को किसी भी हाल में नहीं सौंपा जाएगा। अभी तक ईरान किसी तीसरे देश को इनरिच्ड यूरेनियम देने को राजी नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कराने पर भी रजामंदी दे दी है। हालांकि ट्रंप इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका ले जाना चाह रहे थे ताकि माहौल बना सकें कि युद्ध उन्होंने जीत लिया, मगर ईरान के आगे ट्रंप का यह पैंतरा नहीं चल पाया। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरम रुख के पीछे $300 अरब का फंड है। दोहा में पीस डील की टेबल पर अमेरिका ने $300 अरब के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रस्ताव पेश किया है। इसकी भूमिका ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने तैयार की। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के डेवलपमेंट में किया जाएगा। तेहरान में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में यह पैसा लगाया जाएगा। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। क्या तेहरान में अब ट्रंप टावर बनाएंगे? क्या गाजा के बाद तेहरान में भी ट्रंप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? ये तभी होगा जितनी जल्दी खाड़ी में बमबारी और मिसाइल हमले बंद हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। एमओयू के मुताबिक 30 दिन में ईरान को समुद्री माइंस हटानी होगी। हॉर्मुज को फ्री ट्रेड के लिए खोलना होगा। ईरान किसी भी देश के जहाज से टोल नहीं लेगा, चाहे वो इजराइल का ही जहाज क्यों ना हो। मुस्तफा इजराइल का नाम आते ही ऐसे भड़कता है जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है। आईआरजीसी के कमांडर भी इसी पक्ष में हैं कि वो अब हॉर्मुज से इजराइल के जहाजों को नहीं जाने देगा। 24 घंटे में हॉर्मुज में 4 जहाजों पर हमले हुए। सभी हमले ईरान की आईआरजीसी ने किए। इन हमलों में एक अमेरिकी जहाज निशाना बन गया, बाकी जहाज दूसरे देशों के हैं। इन हमलों पर ईरान का जवाब भी आ गया। यह हमला नहीं, एक्शन का रिएक्शन है। अगर अमेरिका आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट और बंदरगाह को निशाना बनाएगा तो ईरान डरेगा नहीं, इसी तरह से जवाब देगा, चाहे डील टूटकर खटाई में ही क्यों ना पड़ जाए। अमेरिका ने जो किया उसका सशस्त्र बलों और आईआरजीसी ने निर्णायक जवाब दिया। यह निश्चित रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन था। ईरान युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब देगा। अमेरिकियों की कार्रवाइयों और उनके बयानों के बारे में हमारे लिए महत्वपूर्ण वे आधिकारिक संदेश हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से ईरान ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे और हमारे देश के हितों के अनुरूप ना हो। यही कारण है कि इसमें कुछ दिन लग रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ हमारे हितों के अनुरूप हो। स्वाभाविक रूप से अमेरिकी पक्ष को बातचीत की आवश्यकता है। हमें लगातार उनके संदेश प्राप्त हो रहे हैं और हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। ईरान भले ही हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, भविष्य में वो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाकर वो अरब मुल्कों के तेल निर्यातक देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, बहरीन, कुवैत पर दबदबा बनाना चाहता है। हॉर्मुज की लड़ाई में ईरान ने अपने साथ ओमान को भी ले लिया है। ओमान भी तैयार हो गया है। ईरान के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। ओमान क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान से करीब 5.3 गुना छोटा है।
जनसंख्या के हिसाब से करीब 19 गुना छोटा है। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ओमान का एरिया सिर्फ 3,09,500 वर्ग किलोमीटर। ईरान की आबादी 9.3 करोड़ के आसपास है, जबकि ओमान की आबादी केवल 50 लाख। ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है, अगर वो ईरान के साथ हॉर्मुज में कोई गेम खेलने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे उड़ा देगा, नक्शे से मिटा देगा। Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ईरान ने एक बार फिर डील में हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग रखी है। अमेरिका इस मामले में ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह के नाम पर साउथ लेबनान में लगातार हमले कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को उखाड़ते जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अब एक नई डिमांड पेश कर दी है जो पूरी पीस डील को बेपटरी कर सकती है। नेतन्याहू ने गाजा की 70% जमीन पर कब्जे का आदेश दिया है। अभी गाजा की 60% जमीन पर ही इजराइल का कब्जा है। इजराइल अब तक वेस्ट बैंक की 5,665 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। पूर्वी यरूशलेम की 70 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसका ही कब्जा है। सीरिया के कब्जे वाले गोलन हाइट्स की 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। साउथ लेबनान की करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इजराइल बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल में अब मस्जिदों में तालाबंदी शुरू कर दी गई है। यह हेब्रोन की इब्राहिमी मस्जिद है। मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को इजराइल ने सील कर दिया है। वहां काम करने वालों को भगा दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे पूजा पाठ की आजादी पर डायरेक्ट अटैक कहा है। इजराइल ने साउथ लेबनान के अंसारिया, अल खरायेब, शब्रिहा, सरफंद, एडलम और बेसरिया गांव को खाली कराने का आदेश दे दिया है। इजराइल ने पहले लिचानी नदी तक कब्जा किया था। नई नोटिस में जहरानी नदी तक का पूरा इलाका शामिल है। लेबनान से रोमानिया की दूरी 2398 किलोमीटर है। यहां युद्ध की इंटेंसिटी कम हो रही है तो रूस में तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें रोमानिया की है, जहां रूसी ड्रोन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टकराया। देखते देखते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। रूस का गेरॉन 2 ड्रोन रोमानिया की गलाती शहर में 10 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग से टकराया। जोरदार धमाके के साथ बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई। कई फ्लैट्स की खिड़कियां टूट गईं। रूसी हमले के बाद रोमानिया ने सुरक्षा के लिए अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट को ड्यूटी पर लगाया। रोमानिया का गलाती शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ है। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन लॉन्च किया था, जो भटक कर रोमानिया पहुंच गया। रोमानिया एक नाटो देश है। रूसी ड्रोन की पहचान होते ही इसे पुतिन का नाटो देशों पर हमला मान लिया गया। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक नाटो देश पर हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। उस देश की मदद के लिए नाटो के सभी 32 देश मदद के लिए आगे आएंगे। तो क्या पुतिन वर्सेस 32 देश वाला युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या सभी नाटो देश रूस पर मिसाइल तान देंगे? अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग भी पुतिन की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरने में देर नहीं करेगा। किम की घातक मिसाइलें और कमांडो हमेशा रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरने को बेताब रहते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोमानिया पर हमला यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है।
शक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस की बैटरी भेजनी बंद कर दी। पुतिन इस समय ओरेशनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें चला रहे हैं। इस्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल और KH-101 जैसी क्रूज मिसाइलों से डायरेक्ट कीव को थर्रा रहे हैं। जेलेंस्की के पास एयर डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में नाटो पर हमले का बहाना बनाकर जेलेंस्की अमेरिका पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो ज्यादा पैसा और ज्यादा हथियार के साथ साथ ट्रंप से एयर डिफेंस सिस्टम पाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक टीम यूक्रेन की राजधानी कीव भेजी है। जेलेंस्की के साथ ट्रंप की टीम ने मीटिंग भी की है। फिलहाल जेलेंस्की की डिमांड पूरी करना ट्रंप के बूते की बात नहीं है। ईरान से जब तक डील पक्की नहीं हो जाती, ट्रंप एक भी एयर डिफेंस जेलेंस्की को देने की हालत में नहीं है।